मामले एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज की भी वीडियो में मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस लेके जो कि आपके जीके और जीएस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके लिए आज हमने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपसे पूछा है कि क्या था। रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला। तो आप याद रखिए कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। यानी उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। या फिर कहीं कहीं आपको जो है इसका ऑप्शन में मोहन का टीला भी दिखता है। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी आपको ऑप्शन में मोहन का टीला दिख जाए तो आप बिल्कुल उसको टिक करिएगा, वो आंसर आपका करेक्ट होगा। और अगर इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे इसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। बात करें अगर हम पानीपत के प्रथम युद्ध की तो आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, कुतुब खान और राणा सांगा के बीच, या फिर अकबर और राणा सांगा के बीच। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और अगर हम बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, कब, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट डेट है ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय विधानमंडल का पहला अध्यक्ष बताइए कौन था, वो भी भारतीय, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि केंद्रीय विधानमंडल का पहला भारतीय अध्यक्ष। तो आप क्या याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने थे। और अगर हम बात करें कि इसकी काउंसलिंग कब हुई थी तो ये पहले भारतीय थे जिनकी ये काउंसलिंग से चेयरमैन बने थे। और कब बने थे, 20 जनवरी 1913। कब बने थे, 20 जनवरी 1913, 1913 को बांकीपुर स्थित काउंसिल चैम्बर में जो है इन्हें अध्यक्षता संपन्न हुई थी, ठीक है। तो आप डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी 1913। कौन बना था, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। अगर आपसे बात किया जाए प्रथम बौद्ध परिषद की तो आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी, वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में या फिर पाटलिपुत्र में। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम बौद्ध परिषद आपकी राजगृह में आयोजित की गई थी, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बौद्ध परिषद जितनी भी हुई हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में हमेशा जो है ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। अगर हम बात करें गीत गोविंद जो पुस्तक है उसकी आपसे रचयिता पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, विद्यापति, जयदेव, वेद व्यास या फिर विष्णु शर्मा। तो आप क्या याद रखेंगे, गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो कौन है, जयदेव हैं। जयदेव जो है इन्होंने गीत गोविंद काव्य की रचना की है। और अगर हम बात करें कि गीत गोविंद में किसके बारे में दिया है तो गीत गोविंद में श्री कृष्ण की जो गोपिकाएं हैं श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं उसका वर्णन आपको गीत गोविंद रचयिता में देखने को, गीत गोविंद पुस्तक में देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमें ये चीज़ तो पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, लेकिन आपको बताना है कि गीतांजलि किस चीज़ों का संग्रह है। उपन्यास का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, नाटकों का संग्रह है या फिर छोटी कहानियों का संग्रह है। तो आप याद रखिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है ये किसका संग्रह है, कविताओं का संग्रह। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि ये कविताओं का संग्रह है और इसी कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, इसी कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। ऑप्शंस आपके सामने दिया है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मे फ्लावर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो जहाज़ था वो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था और ये किसके नेतृत्व में आया था। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है तो ये भी आप याद रखिए, जो रेड ड्रैगन जहाज़ आया था वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। और अगर हम बात करें कि ये अंग्रेजी जहाज़ कब आया था, तो ये अंग्रेजी जहाज़ 1608 ईस्वी में कब आया था, 1608 ईस्वी में जो है एक कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक हेक्टर नाम का जो अंग्रेजी जहाज था उसी के नेतृत्व में सारे अंग्रेजी जहाज आए थे, जिसमें कि ये रेड ड्रैगन भी शामिल था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो आप इसका आंसर क्या याद रखेंगे, रेड ड्रैगन। और कहाँ पर ये आया था, तो ये सूरत के बंदरगाह पर आया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास में वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए हमारे यहाँ जो इंडियन प्रेसिडेंट की पावर है उसको किससे कंपेयर किया गया है, उसको ब्रिटिश कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट तो नहीं कह सकते, ब्रिटिश कंट्री में जो किंग या क्वीन होते हैं उनके पास जो पावर है उस पावर को हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ को लेकर, इन तीनों ऑप्शंस को लेकर डाउट मत करिएगा कि यूएसए का भी तो राष्ट्रपति होता है, उसकी डेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति की है या फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की। लेकिन आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना है वो क्या माना है, ऑप्शन नंबर ए, कि जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है उसकी जो पावर होती है वो ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो पावर है उससे कंपेयर किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे कि ब्रिटिश राजा रानी के पास जो ताकत होती है, संवैधानिक अधिकार है, वही संवैधानिक अधिकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, क्या कह रहा है आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई थी। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीत लिखा था जनगण मन, वो जनवरी 1912 में जब पहली बार प्रकाशित की गई थी तो किस नाम से प्रकाशित की गई थी, राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी या फिर भारत भाग्य विधाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार जब जनगण मन 1912 में प्रकाशित हुई थी तो वो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुई थी। और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो राष्ट्रगान लिखा गया है उसमें 5 पद हैं। कितने पद हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसमें इस गीत में कितने पद हैं, तो वो भी आप याद रखिए, इसमें 5 पद हैं। और राष्ट्रगान में का जी जो नाम था इसके पहले पद को ही अपनाया गया था और इसका जो है भारत भाग्य विधाता के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जनगण मन का जो पहली बार प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1912 में। ये तो क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन जो पत्रिका कभी कभी आपसे पूछता है तो पत्रिका का आप नाम याद रखिएगा कि तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होकर ये ऑप्शन नंबर बी तत्वबोधिनी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे नाम पूछा है कि किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो भारत
भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुई थी और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये पूछेगा, तब आप इसका आंसर याद रखिएगा। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। गैर भारतीय धर्म की बात कर रहा है, किसमें से कौन सा ऐसा धर्म है जो गैर भारतीय है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर यहूदी धर्म। तो आपको बताना है कि इसमें से गैर भारतीय धर्म कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म जो है वो एक गैर भारतीय धर्म है। ठीक है, बाकी के और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म दिया हुआ है ये क्या है, आपके भारतीय धर्म है। ठीक है, आई होप कि इसका आंसर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। बात करें अगर हम जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, ऋषभ देव को या फिर अजीत नाथ को। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, और ये जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं और पहले तीर्थंकर, दोनों ही क्वेश्चन आएगा तो आप किसको टिक करेंगे, ऋषभ देव को टिक करेंगे। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये किस वंश से संबंधित थे। तो आप याद रखिएगा कि जो ऋषभ देव थे वो इक्ष्वाक वंशीय थे। कौन थे, ये इक्ष्वाक वंशीय थे और इनके पिताजी का क्या नाम था, राजा अग्रसेन नाम था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, राजा अग्रसेन नाम था। सॉरी फॉर माई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ किसके कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे कौटिल्य, इनका जो कौन सा ऐसा महान ग्रंथ था जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, जो कि शायद आपके इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो पाया है। तो इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे, कौटिल्य किस वजह से फेमस थे, अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की वजह से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर दोबारा निर्वाचित होने के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर जितनी बार चाहे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आपको देना है इसका राइट आंसर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितनी बार चाहे। यानी कोई लिमिट नहीं है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितनी बार वो चाहे उतनी बार वो खड़ा हो सकता है। संविधान में इसका जो है स्पष्ट प्रावधान देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। ये क्वेश्चन तो आई होप कि सबको क्लियर होगा कि संसद का जो संयुक्त बैठक होती है उसका जो सत्र है वो कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो आप याद रखिए कि ये पावर किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार होता है और इसका संचालन कहाँ पर होता है, संसद भवन में होता है। और संसद भवन कहाँ स्थित है, तो सबको पता है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार जो है इमरजेंसी लगाई है, कि आपको बताना है। केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। तो आप क्या इस बताएंगे इसका राइट आंसर कि अभी तक इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। ठीक है, कितनी बार लगाई जा चुकी है, 3 बार लगाई जा चुकी है। कब कब लगाई गई है वो भी आप याद रखिए। पहली इमरजेंसी लगी थी 1962 में, दूसरी इमरजेंसी लगी थी 1971 में और तीसरी इमरजेंसी लगी थी 1975 में। ठीक है,
जब ये पहली इमरजेंसी आपके यहाँ लगी थी भारत में 26 अक्टूबर 1962 को, तब ये किसके शासनकाल में लगी थी? इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगी थी। 1971 में कब लगी थी? 3 दिसंबर 1971 को लगी थी। और 1975 में कब लगी थी? 25 जून 1975 को। और किस वजह से लगी थी? आंतरिक अशांति के कारण लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? बात करें कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 16। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी जाती है। इसमें जो है भारतीयों को जो है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है? अनुच्छेद 19 रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सर BN राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर BN राव। जो सर BN राव थे, जिनका फुल नेम है बेनेगल नरसिम्हा राव, ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। और इन्हें जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश में अलिखित संविधान है, ये आपको बताना है। USA, UK, पाकिस्तान या फिर भारत। तो आप सबको ये पता है कि UK का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित है। यानी यूनाइटेड किंगडम के अनुसार जो ब्रिटिश संविधान है वो वास्तव में एक विकासशील संविधान है और साथ ही साथ ये अलिखित है, क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो आधा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम आप मान सकते हैं कि वो कैसा है? अलिखित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है? टेलीग्राफ लाइन की अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, कलकत्ता से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर जयपुर तक, दिल्ली से लेकर शिमला तक या फिर कलकत्ता से लेकर रानीगंज तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पहली टेलीग्राफ लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है? कलकत्ता से लेकर आगरा तक। और इसकी जो शुरुआत है टेलीग्राफ लाइनों के निर्माण की, वो कब की गई थी? 1853 में की गई थी। कब की गई थी? 1853 में की गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा जो है वो पहली बार बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बात करें अगर हम प्रतिहार वंश की, तो आपको बताना है कि इसका महानतम जो राजा है वो कौन था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, भोज, मिहिर भोज या फिर दंती दुर्ग। तो आप क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो कौन था? भोज मिहिर भोज था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोज मिहिर भोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को हम सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं, ये आपको बताना है। बस्ती, मथुरा, बांदा या फिर वाराणसी। तो आप याद रखिए कि सांस्कृतिक राजधानी यानी हम कल्चरल कैपिटल की अगर हम बात करें तो हम किसे मानते हैं? वाराणसी को। वाराणसी या फिर आप बनारस कह लीजिए या फिर आप काशी कह लीजिए, इन 3 नामों से ये शहर जाना जाता है और ये जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है? उत्तर प्रदेश के साथ किन राज्यों की सीमा लगी, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा जो है वो किससे लगी हुई है? उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। और अगर हम बात करें न्यायिक राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज को माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है निकल कर आते हैं जिनसे कि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? अभी मैंने आपको ऋषभदेव के बारे में बताया था, अब आपसे
था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जो पिता थे